हेलो। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से। अ, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना कि ये जो सेशन हो रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है बिकॉज आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखें, क्वेश्चन की तीव्रता देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस मैं अपने वीडियोस में डाल रहा हूँ। और ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जा रहे हैं और विश्वास मानिए कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें बिकॉज डेली बेसिस पे अभी वीडियोस आने वाले हैं। और इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग का भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। टाइम मिलेगा तो वो भी स्टार्ट करूँगा। मीनवाइल मैं अपने चैनल के माध्यम से डेली बेसिस पे मैं क्वेश्चंस पुटअप करता हूँ, क्वेश्चंस डालता हूँ। तो अगर चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता होगा। तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उस वोटिंग में, उस एमसीक्यू पैटर्न में जरूर से भाग लीजिए। वहाँ भी मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस डालता हूँ जो कि प्रोबेबल है, जो कि आएगा ही आएगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, वो पूछ रहा है कि यदि m द्रव्यमान वाले किसी पिंड की गतिज ऊर्जा E है तो संवेग क्या होगा। ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, संवेग तो पता ही होगा, इसको इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, मास बॉडी का दिया हुआ है m है। ठीक है, तो अभी आप सबसे पहले सीखिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाते चलिए साथ में। ओके, काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ये होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ओनली वेलोसिटी का स्क्वायर, मास का स्क्वायर नहीं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ई दिया हुआ है राइट क्वेश्चन में। ई बराबर है 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर राइट। अब ये बोल रहा है कि उस बॉडी का संवेग क्या होगा। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे संवेग, संवेग हिंदी में लिख लीजिएगा, संवेग को ही मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम मैं लिख दे रहा हूँ, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ओके, तो ये वेलोसिटी है, यहाँ पे सिर्फ ये होता है। तो अभी एक काम करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें संवेग निकालना है राइट। तो संवेग क्या होगा, तो इसको फॉर एग्जांपल अभी मैं थोड़ी देर के लिए टू को इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 2e। एक मास इधर ही रहने देता हूं वेलोसिटी के साथ और एक वेलोसिटी मैं सेपरेट ले लेता हूं। ठीक है राइट। अब ये मेरा संवेग हो गया, ये निकालना है ना। ओके, या फॉर एग्जांपल मैं गलत कर रहा हूँ। देखिए ऐसे ही गलतियाँ होती हैं। ठीक है, अभी यहाँ से इस नहीं सही कर रहा हूँ। यहाँ से इस फॉर्मूले से देखिएगा, मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ आपको। देखो कैसे फॉर्मूला को डिराइव करते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें लास्ट मोमेंट में कैंडिडेट्स फंसेंगे, इसलिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, घबराना नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 2e/m लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा v कितना निकल जाएगा, v निकल जाएगा √2e/, सब के सब रूट के अंदर आ गए। ठीक है, अब दोनों तरफ हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ अगर m से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट से m कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर √2em, सारा रूट के अंदर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, और ये हमारा मोमेंटम है mv। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन को ऐसे आप सॉल्व करके जाएंगे। तो अभी तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे फॉर्मूले बेसिस पे। या तो आपसे वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ ले, इसमें से काइनेटिक एनर्जी अगर ये ई है तो वेलोसिटी का क्या होगा, मास क्या होगा, या फिर मोमेंटम क्या होगा। तीनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि m द्रव्यमान वाले पिंड के तापमान को T डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा h है तो पिंड के द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी।
ठीक है। अब ये जैसे कल का सेशन आपने देखा होगा, सेट 1 में जो मैंने डाला था उसमें मैंने क्लियरली लिखा था कि वहाँ जो आवश्यक ऊष्मा होता है उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू, Q होता है वो हीट, आवश्यक ऊष्मा जो H की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे H ही लिखता हूँ जैसे जैसे फॉर्मूला बोलता है। H बराबर होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल, उस मटेरियल का, और जितने टेम्परेचर से उसको बढ़ाना है T डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे डेल्टा T। ठीक है, तो पिंड के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा यानी S निकालना है। ओके, सिंपली इधर कर दीजिए उसको, H बाई M इंटू टी हो जाएगा आंसर इसका, H अपॉन एम टी। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे वहाँ पे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसको प्रैक्टिस करते चलिए। अब देखिए ये भी कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक जो पार्टिकल है, कण है, त्रिज्या r के एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर आधा चलता है। कण द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी क्रमशः है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक तो मान लीजिए ये पूरा सर्किल है। ठीक है, अब वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया पार्टिकल, और पूरा सर्किल पे नहीं गया, आधा ही चला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ए से स्टार्ट किया और बी तक गया पूरा आधा। ये मान लीजिए वो सेंटर है इसका ओ। अब इसका रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है आर। तो हमें पता है ना कि एक सर्किल का पूरा पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है सर्किल का, वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो आधा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, इसका आधा बटा 2 यानी पाई आर। यानी ए से बी का डिस्टेंस ए बी के ऊपर ये जो है, ये ए से बी तक चला तो वो पाई आर है। ठीक है, और ए से बी का डायरेक्ट डिस्टेंस ओ के माध्यम से अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो ये आर है तो ये भी आर होगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर, यानी इसका 2 गुना ये हो जाएगा 2r। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस, इस पूरे को डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो न्यूनतम दूरी होगी ए से बी के बीच में उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसको हम बोलेंगे विस्थापन। और दूरी कितना बोलेंगे, दूरी हम बोलेंगे उसको कि जो कि जिस रूट से उसने वहां तक पहुंचने के लिए जिस रूट को उसने फॉलो किया है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पाई आर और ये हो गया 2r। ठीक है, तो देखिएगा रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है कि आगे पीछे ना हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r, आपका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और दूरी हो गया पाई आर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कण 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से 1 मिनट तक चलता है और फिर 0.5 मिनट तक 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलता है, तो कण की औसत गति क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम पूरी दूरी निकाल लेंगे कितना तय किया। तो पहली बार में कितना डिस्टेंस तय किया उसने, मान लीजिए वो s1 है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, और टाइम कितना लिया है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, यानी ये हो जाएगा 900 मीटर। और s2 कितना है, s2 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला है, 0.5 मिनट तक यानी 30 सेकंड तक चला है, तो ये हो जाएगा 300 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना तय किया उसने, टोटल हो जाएगा 1200 मीटर। और टोटल टाइम कितना लिया उसने, टोटल टाइम उसने लिया है 90 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल कण की औसत वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस यानी 1200 डिवाइड बाई टोटल टाइम, 90 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0 गया, और ये 3 से चला जाएगा, और ये हो जाएगा 40, तो 40/3 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत सरल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो ऊपर जाने के क्रम में अपनी ऊर्ध्व गति के दौरान क्या होगा,
उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी, सेकेंड ऑप्शन जो बोल रहा है। तीसरा होगा त्वरण ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सीखिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट, ये होता है। काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने आपको बताया, फिर से देख लीजिए, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन एनर्जी जैसे ग्रेविटेशनल अगर कुछ फेंक रहे हों ऊपर या ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वहाँ पे जी मैटर करता है, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे ऊपर जाएगी कोई भी वस्तु, उसका एच बढ़ते जाएगा, हाइट ज़मीन से बढ़ते जाएगा ना, तो इसका पहला ऑप्शन तो सही है, ठीक है। ये उसका पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ते जाएगा। अब देखना है कि गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी या नहीं, मास तो वही रहेगा, ठीक है, बट जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा ना, किसी भी चीज़ को, अगर गेंद को भी आप ऊपर अगर फेंकते हैं, स्टार्टिंग में स्पीड तो अच्छी खासी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है और वापस ज़मीन पे गिरती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसका स्पीड कम हो जाएगा, तो स्पीड कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं, ये घट जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन का क्या होगा जी? एक्सेलरेशन आपको पता है कि जैसे हम ऊपर जाते हैं जी का मान घटते जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए चंद्रमा पे जो जी का वैल्यू होता है ना, वो g/6 हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर, राइट आंसर 1 हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के जाइएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वोल्टेज किसके द्वारा इंगित किया जाता है? वोल्टेज क्या होता है? अब वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज का मेन जो काम होता है ना, वोल्टेज का मेन काम होता है जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं ना सर्किट में, उसको एनर्जी देना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? चार्ज होता है। तो चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं? चार्ज को हम कूलम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वोल्टेज का काम क्या होता है? वोल्टेज का काम होता है इसको एनर्जी देना, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? जूल होता है, एनर्जी को जूल से दर्शाते हैं। तो हर चार्ज को कितना एनर्जी दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम, ओके। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है वोल्टेज का। अब बहुत सारे लोग इसमें क्या करेंगे ना, V = I/R कोशिश करेंगे। I का मतलब क्या होता है? एम्पियर, ठीक है, जो कि ऑप्शन में है। और R क्या होता है? ये ओम होता है, बट वो ऑप्शन में नहीं है ये ऑप्शन, ठीक है। अगर ये रहता तो ये आंसर हो जाता। बट एक कॉन्सेप्ट ये भी बोलता है कि वोल्टेज जो होता है ना, वो चार्ज पे किया गया कार्य है, ठीक है। चार्ज को एनर्जी देता है ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर जूल पर कूलम हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरे की तरंग दैर्ध्य का मान क्या है, ठीक है। तो आप इसको, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। जितना भी एक्सरे हो गया, एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट रीजन आता है, फिर उसके बाद से विजुअल रीजन आता है, विबग्योर वाला रीजन आता है, उसके बाद इंफ्रारेड आता है। तो सबका एक बैंड दिया गया है। फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट का मैं आपको बता देता हूँ। अल्ट्रावायलेट का होता है 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 400 एंगस्ट्रॉम तक, 400 से लेके 800 तक होता है एंगस्ट्रॉम, 800 तक होता है एंगस्ट्रॉम, वे विबग्योर का होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा सबका, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। वो ऐसे भी दे सकता है कि अगर इतना मीटर कोई तरंग दैर्ध्य है तो वो कौन सा रे होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये एक बार याद कर लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप पूरा देख जाइए रेंज, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग, मैं होमवर्क के तरीके, इसको होमवर्क की तरह ही लीजिए और इसका जो आंसर है वो फाइंड आउट कीजिए और उसको रट लीजिए। अब ये देखिए, NF4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सबको पता होगा, 11, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है। रिवाइज करते चलिए, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं।
जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वही एटॉमिक नंबर भी होता है। तो सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11। सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। ठीक है। अब Na+1 का मतलब क्या हुआ? इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? डोनेट कर दिया मतलब दे दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन 11 - 1 बराबर 10 बच जाएगा। वैसे ही +4 दिया हुआ है यहाँ पे, यानी इसने 4 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया। 4 चला जाएगा, कितना बचेगा? 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है। वैसे ही देख लीजिए यहाँ पे, अगर Na2- लिखा होता, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है। ठीक है, तो 11 और +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स कराते जाऊंगा, उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कांच में निम्न रंग के प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, कौन सा? किसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है कांच में? तो हमेशा याद रखिएगा, वेलोसिटी जो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है ना, उसकी ही वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो विबग्योर में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल कलर का होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, विबग्योर का फ्रीक्वेंसी और उनका वेवलेंथ, ये आपको पक्का पता होना चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि जो वेवलेंथ है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, वो मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बट जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये डिपेंड नहीं करता है किस पे? मीडियम पे। हर मीडियम में फ्रीक्वेंसी वही रहती है। ठीक है, बट वेवलेंथ जो होगा वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर रेड हो जाएगा। अब आज का लास्ट सवाल। ठीक है, अब ये भी देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है, और ये मैंने कल की वीडियो में कराया था। जो मेरा सेट 1 है सामान्य विज्ञान का, जो कल मैंने वीडियो डाला था, उसमें ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। सामान्य ताप और दाब पे जो वायु में ध्वनि का वेग है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। यदि तापमान को बढ़ाकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तो दबाव वही रहता है, तो हवा में ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? कल मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा, यानी स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। उसमें मैंने बताया था कि आपको करना क्या है कि जितना सेंटीग्रेड बढ़ रहा है ना टेम्परेचर, उसमें एक मल्टीप्लायर मैंने दिया था, उससे मल्टीप्लाई कर देना है और उसको 330 में ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको वो वीडियो देख लीजिएगा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसका आंसर ये 330 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि बढ़ाया है टेम्परेचर यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कितना बढ़ेगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से, उसको देखने के लिए आप मेरा वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। फिर भी आपके बेनिफिट के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 330 तो है ही पहले से, प्लस 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया ना, इसमें 0.61 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये जितना आएगा उसमें 330 जोड़ दीजिएगा, ये करीब करीब 350 के आसपास आएगा, जो नया स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो भी, और विश्वास कीजिए आने वाले कुछ दिनों तक हम लोग बहुत कुछ इसमें कवर करेंगे, जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वेल।